आज अपने मालिक के सामने खड़ा उनसे छुट्टी की अपील कर रहा था। मैं बोला, साहब जी, बस 1 हफ्ते की ही तो बात है, आप मुझे मेरे गांव जाने की परमिशन दे दें। मेरी पत्नी की डिलीवरी इसी हफ्ते होने वाली है। मैं चाहता हूँ कि इस मुश्किल घड़ी में मैं अपनी पत्नी के साथ रहूँ। मालिक किसी वहम का शिकार हो गया था, गहरी सोच में डूबा हुआ था। कहने लगा, तुम्हारे जाने से मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। ये बताओ, मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ? मैं बहुत परेशान हुआ और बोला, मालिक, कैसा नुकसान, मैं तो एक अदना सा ड्राइवर हूँ। मालिक ने अपने आजू बाजू में नज़रें दौड़ाई तो कहने लगा, मेरे पास एक बहुत बड़ा राज है। अगर तुम्हें मालूम हो जाएगा, तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम कितने खास हो। मैं बोला, मुझे भी बताइए, ऐसी क्या बात है? मालिक कहने लगा, तुम अपने बच्चे की डिलीवरी से फ्री हो जाओ। अब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें बहुत कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगा। आज से पहले मालिक ने कभी मेरे साथ इस तरह से कोई बात नहीं की थी। मुझे तो अब मालिक की बातें जानने की चाहत बढ़ गया था। मैं बोला, मालिक, इस तरह तो मुझे चैन नहीं आएगा। मैं अपने गांव चला तो जाऊंगा, मगर आपकी बातें सोच सोच कर उलझा रहूंगा। अगर आप मुझे जाने से पहले सारी बात बता देते। मालिक बोला, राकेश, मुझे खुद कुछ बातों की जांच पड़ताल करनी है, फिर सब कुछ तुम्हारे सामने ले आऊँगा। तुम मुझसे वादा करो कि तुम बहुत जल्दी लौट आओगे। मैंने मालिक से वादा कर लिया और अपने कमरे में आकर अपना थोड़ा सा सामान पैक करने लगा था। मगर अभी तक मेरे दिमाग में मालिक की बातों में उलझा हुआ था। न जाने वह मुझसे क्या कहना चाहता था। मैंने अपने दिमाग के सोचों के घोड़ों को बहुत दौड़ाया, मगर मेरे हाथ कोई भी कोना नजर नहीं आया। मैंने खुद को एक मामूली सा ड्राइवर पाया था। उसके अलावा मालिक की ज़िंदगी में मेरा कोई भी ऐसा रोल नहीं था। मैंने अपना सर झटक दिया और बोला कि मुझे इन बड़े लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देनी चाहिए। मुझे तो फिलहाल अपने होने वाले बच्चे और पत्नी की लिए सोचना चाहिए। मालिक ने मेरे हाथ पर मेरी पूरी महीने की सैलरी रख दी थी। अल्ट्रासाउंड से पहले ही मुझे मालूम हो चुका था कि मेरे यहाँ बेटी की पैदाइश होने वाली है। इसलिए मैं मार्केट से जाकर अपनी बेटी के लिए गुलाबी रंग की कुछ नई ड्रेस भी ले लिया था। अब मैं जल्द से जल्द अपने गांव जाना चाहता था। मैं शाम की बस में बैठा और सुबह तक अपने गांव पहुंच गया था। मेरी पत्नी मुझे देखकर खुशी के मारे निढाल हुई थी। कहने लगी, ये दिन मेरे लिए बहुत कठिन है। मैं आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। मैं मुस्कुरा दिया और बोला, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। मेरे माँ बाप भी बच्चे की आने की खुशी में बहुत खुश थे। मैंने जब बच्चे की शॉपिंग अपनी पत्नी को दिखाई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह कहने लगी, राकेश, हमारी बेटी बहुत खुशकिस्मत होगी जिसे आप जैसा बाप मिलेगा। मैंने तो अपनी बेटी का नाम भी सोच रखा था। कोमल नाम बहुत अच्छा लगता था। खैर, मेरी छुट्टी का आज तीसरा दिन था। तब मेरी पत्नी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उसे अस्पताल लेकर गए जहां मेरी बच्ची की पैदाइश हुई थी। ये दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। सब खुश थे। 2 दिन तक तो मैं अपनी बेटी में ऐसा खोया रहा कि मुझे आसपास की कुछ भी होश नहीं था। खैर, फिर मेरे दिमाग में मेरे मालिक की बातें घूमने लगी थी। मैंने सोचा कि मैं जिस काम के लिए आया था वह तो पूरा हो गया है, क्यों ना मैं अब वापस चला जाऊं। हो सकता है मालिक ने मेरे साथ कोई बहुत ज़रूरी बात करना हो। बस ये सोचकर मैंने वापसी का प्रोग्राम बना लिया था। मेरी पत्नी मेरे इस तरह जल्दी वापसी पर बहुत गुस्सा हो गई थी, मगर फिर मैंने उसको समझाया, तुम उदास मत हो, मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, बहुत जल्द वापस आ जाऊँगा। मेरी पत्नी का दिल बहुत घबरा रहा था, मगर मैं क्या कर सकता था। मेरी भी मजबूरी थी, मुझे वापस तो जाना ही था। मैं मालिक के घर पहुंचा तो मुझे अजीब सा उदास सा माहौल महसूस हुआ था। मेरा दिल बहुत घबरा गया था। मैं सोचा कि शायद मैं अपनी बेटी को छोड़कर आया हूँ, इसलिए मेरा दिल उदास है। मैं घर के अंदर गया तो चौकीदार कहने लगा, राकेश, तू अच्छा बंदा है। इस घर के मालिक की मृत्यु हो गई है, मगर तू वापस ही नहीं लौटा। तू न जाने किस दुनिया में खो गया था। मैं बड़ी परेशानी से चौकीदार की तरफ देखा था, क्योंकि मुझे इस शब्द पर यकीन ही नहीं आया था। न जाने ऐसा क्यों कह रहा था। मैं बोला, तुम अपने होश हवास में तो हो ना, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। चौकीदार कहने लगा, अब तुम मत कहना कि तुम्हें इस बारे में कोई मालूम नहीं है। मालिक की मौत पर हमारी आंखें आंसुओं से भीग गए थे।
वह कितने अच्छे इंसान थे, वह अपने नौकरों का इतना ख्याल रखा करते थे। सच कहूँ तो उनका चेहरा मेरी आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा था। मैं बोला, कब हुई मृत्यु मालिक की? चौकीदार कहने लगा, तुम्हारे जाने के 2 दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी वे बहुत परेशान से लग रहे थे। सारा दिन यहाँ वहाँ टहलते रहे थे। फिर मेरे पास आए और कहने लगे कि राकेश की कोई खबर है? मैंने नाम में सिर हिला दिया तो कहने लगे, अच्छा मैं उससे फ़ोन करके पूछता हूँ वह कहाँ रह गया, अभी तक लौटा क्यों नहीं, आया क्यों नहीं। मैं बोला, मालिक उसे गए हुए अभी सिर्फ 2 ही दिन तो हुए हैं। मालिक ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और तुम्हें फ़ोन कर रहे थे मगर तुमने नहीं उठाया तो वह थोड़े परेशान से हो गए थे। मैं चौकीदार की बातें सुनकर हैरान रह गया। आखिर अचानक ही मालिक की ज़िंदगी में मेरी इस तरह इतनी ज़रूरत कैसे पड़ गई थी? वे मेरे वापस आने के लिए बेचैन क्यों हो गए थे? मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला तो मुझे याद आया कि सच में मेरे नंबर पर 2 बार मालिक की कॉल भी आई थी। मैंने सोचा कि शायद ये पुरानी कॉल हो, इसलिए मैंने उस पर कोई खास ध्यान नहीं दी थी। मैं चौकीदार से बोला, पप्पू तुम्हें पता है क्या मालिक मुझे क्या कहना चाहते थे? पप्पू हंस दिया और बोला, तुम्हें तो पता है राकेश, हम नौकर लोग कहाँ बड़े लोगों की बातों में दखल अंदाजी करते हैं। मालिक के मृत्यु के बाद मुझे भी ख्याल आया था कि काश मैं उस दिन मालिक से पूछ ही लेता आखिर वह मुझसे क्या जानना चाहते थे। हम दोनों अभी गेट पर खड़े होकर बातें ही कर रहे थे कि एक नौकरानी इधर ही आ गई थी और कहने लगी, राकेश तुम्हें मालकिन बुला रही हैं। मैंने सर हिला दिया और नौकरानी के पीछे पीछे चल दिया था। उन्होंने खुद को अच्छी तरह से छुपा रखा था। मुझे देखकर कहने लगी, राकेश तुम अपने मालिक के अर्थी पर भी नहीं आए। मैं बोला, मालकिन मुझे उनकी मौत के लिए बिल्कुल भी खबर नहीं थी। अभी मुझे गेट पर ही चौकीदार ने बताया तो मेरा दिल कट कर रह गया। मैं बहुत अफसोस में हो गया हूँ। उस वक्त मैं यहाँ पर नहीं था। मालकिन कहने लगी, तुम्हें यहाँ बच्चे की पैदाइश हो गई है। मैं बोला, जी मालकिन, भगवान ने मुझे अपनी कृपा से लक्ष्मी बेटी दी है। वह कहने लगी, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अगर तुम्हें 1 हफ्ते की और छुट्टी चाहिए तो मैं और देने के लिए तैयार हूँ। मैं पूजा मालकिन की बातें सुनकर हैरान हुआ था, क्योंकि उनके घर में मेरी ड्यूटी सिर्फ इतनी थी कि मैं मालिक को घर से ऑफिस और ऑफिस से घर छोड़ दिया करता था। अब जब वही नहीं रहे तो इसका मतलब था कि मेरी जॉब भी खत्म हो चुकी थी। मैं बोला, मालकिन मेरा अब तो यहाँ कोई काम ही नहीं रहा। मैं वापस अपने गांव चला जाऊँगा और वहीं पर कोई काम ढूंढ लूँगा। मालकिन जल्दी से बोली, ये तुम क्या कह रहे हो राकेश? क्या तुम मालिक के मृत्यु के बाद इस घर को छोड़कर चले जाओगे? क्या तुम्हारा काम बस उन तक ही था? राकेश, बाकी किसी नौकर ने भी नौकरी छोड़ने की बात नहीं की है, तो फिर तुम क्यों ऐसा कह रहे हो? मैं बोला, मालकिन मेरा काम तो बस मालिक का ही था। अब मालिक ही नहीं रहे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? मालकिन कहने लगी, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम ये काम छोड़कर मत जाओ। मुझे मालकिन पर तरस आ गया था, इसलिए मैंने इरादा किया कि अब जब तक मालकिन को मेरी ज़रूरत है मैं तब तक यहाँ रहूँगा। इसलिए मैंने हाँ में सिर हिला दिया और बाहर निकल गया था। हम सभी नौकरों को रहने के लिए छत भी दी गई थी। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गया था। मेरा दिल हर चीज़ से उचट गया था। मौत एक बहुत ही खौफनाक चीज़ होती है। कोई इंसान भी हमारे सामने ही होता है, चल फिर रहा होता है और फिर एक ऐसा भी वक्त आता है कि उस इंसान का कोई नामो निशान नहीं रहता, बस उसकी ऐसी यादें रह जाती हैं। मुझे मालिक की मौत का बहुत सदमा लगा था, क्योंकि वह एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। मैं उनके साथ पिछले 7 साल से काम कर रहा था। मालिक ने हमें सैलरी देने के मामले में भी मेरे साथ कोई भी तंगी नहीं की थी। हमेशा नौकरों का बहुत ख्याल रखते थे। कभी गुस्से में भी हमसे कोई बात नहीं की थी। अगर मैं ये कहूँ कि मालिक ने मुझे कभी कोई ख़ास बात नहीं की थी तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। वह हर रोज़ मुझे बस इतना कहते थे, राकेश गाड़ी निकालो, राकेश मेरा इंतज़ार करो, राकेश गाड़ी रोको, राकेश गाड़ी स्टार्ट करो। बस हमारा इतना सा ही रिश्ता था। अब मुझे मालिक की कई बातें याद आ रही थी जो उन्होंने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले कही थी।
न जाने वह मुझसे किस राज के बारे में बात कर रहे थे, न जाने वह मुझसे कैसी बातें करने वाले थे। मैं उन सारी बातों में उलझता ही जा रहा था। अब इसके बारे में किसी से कुछ पूछ भी नहीं सकता था और ना ही कोई जवाब मेरे हाथ में था। रात हुई तो नौकरानी ने मेरा खाना लेकर मेरे कमरे में आ गई थी। वह मुझे देखकर बोली, राकेश, मालिक तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। मैं उनकी बात सुनकर चौकन्ना हो गया था। मैं बोला, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? वह बोली, मरने के एक दिन पहले वह मुझसे कह रहे थे कि राकेश कब तक वापस आएगा। मैं बोली कि मुझे तो इसके बारे में नहीं पता। फिर वह कहने लगे, तुम्हारे ख्याल में राकेश कैसा आदमी है? मैं बोली कि वह अच्छा है। मैंने आज तक उसमें कोई इस तरह की बुराई नहीं देखी है। वह अपने काम से काम रखता है, किसी से गलत बात नहीं करता। मेरी बात सुनकर मालिक के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। फिर वह मेरे कमरे से बाहर जाने लगी। मैं बोला, तुम कुछ और जानती हो? वह मेरे बारे में क्यों पूछ रहे थे? इसलिए ना। मैं सिर में हिला दिया और खाना रखकर चली गई थी। मैं खाना खाकर बिस्तर पर लेट गया था। बहुत जल्द ही मैं गहरी नींद में डूब गया। न जाने रात का कौन सा पहर था जब मालिक मेरे सपने में आया था। वह कहने लगा, राकेश, जल्दी से उठो, मेरे कमरे में जाओ, वहाँ एक चीज़ तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा था। मेरा पूरा बदन पसीने से भीग गया था। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया था। मालिक का यूं मेरे सपने में आना हैरान कर दिया था। मैंने जल्दी से 2 गिलास पानी के लिए और उठकर अपने कमरे में टहलने लगा और सोचने लगा कि मेरे सपने में मालिक क्यों आया था। उसने मुझे अपने कमरे में जाने का इशारा किया था। शायद उनके कमरे में कुछ ऐसा है जिससे मेरी सारी परेशानी दूर हो जाती, मगर मैं मजबूर था। मालिक के कमरे में नहीं जा सकता था क्योंकि वहाँ पर मालकिन थी। मालकिन मालिक के गम में अपने कमरे में बैठी थी और मैं बड़ी बेचैनी से अपने सपने के बारे में सोचता रहा। फिर मैंने सर झटक दिया और सोचा कि शायद आज मैंने दिन भर सब लोगों के मुंह से मालिक की बातें सुनी हैं, इसलिए मैंने उनको सपने में देख लिया। इस सपने का हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। ये सब सोचते सोचते ही रात बीत गई थी। सुबह का सवेरा फैल चुका था। मैंने जल्दी से अपनी पत्नी का नंबर मिलाया और उससे बातें करने लगा था। वह मेरी आवाज़ सुनकर ही फूट फूट कर रोने लगी थी। वह बोली, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? हमारी बेटी रात भर रोती है, मुझे नहीं संभाली जाती। आप ही आकर अपनी बेटी को संभालो। मैं बोला, क्या हो गया पूनम? तुम तो इतनी कमज़ोर दिल की मालिक नहीं थी। तुम बहुत हिम्मत वाली हो। मुझे पूरा उम्मीद है ये कठिन वक्त भी बीत जाएगा। फिर मैंने उससे अपने मालिक की मौत के बारे में भी बताया था। वह बहुत उदास हो गई थी। कहने लगी, राकेश, उनका अचानक से मृत्यु कैसे हो गया? मैं बोला, मुझे इस बारे में तो कुछ भी खबर नहीं है, मगर जब मैं छुट्टी लेकर घर वापस आने लगा था तब मालिक ने मुझे कहा था कि वह मेरे साथ कोई ज़रूरी बात करना चाहता है। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है पूनम। जिंदगी ने उन्हें इतनी सी मोहलत नहीं दी कि वह दिल की बात मेरे साथ कर सकते थे। फिर मैंने उसे अपने सपने के बारे में बताया तो वह चौंक गई थी। कहने लगी, राकेश, मुर्दे यूं ही किसी के सपने में नहीं आया करते। यकीनन वह आपसे कुछ कहना चाहते होंगे। जब आप नींद से जागे तो आपको चाहिए था कि आप जल्दी से अपने मालिक के कमरे में जाते। मैं बोला, पूनम, तुम कैसी बातें कर रही हो? आधी रात का वक्त था, तब मालकिन अपने कमरे में ही थी। वह अपने पति के गम में वहाँ बैठी रहती हैं। मैं जवान हूँ और ऐसे नौकर भी हूँ, तो ऐसे में मालकिन के कमरे में जाना अच्छा नहीं है। पूनम बोली, राकेश, आप अपने सपने के बारे में अपनी मालकिन को बता दो, शायद वह आपकी कोई मदद कर सके। मैं बोला, हाँ, अब ऐसा ही कुछ करना होगा। फिर मैं अपनी बेटी के बारे में पूछने लगा था। इतनी देर में नौकरानी मेरे पास आई और बोली, मेम साहब का हुक्म है कि गाड़ी निकालो। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और जल्दी बंद करके अपने कमरे से बाहर गया था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो मालकिन आकर बैठ गई थी। वह कहने लगी, ऑफिस की तरफ मुझे ले चलो। मैंने गाड़ी ऑफिस के रास्ते में मोड़ ली थी तो मालकिन कहने लगी, राकेश, तुम कितने पढ़े लिखे हो? ये एक ऐसा सवाल था जो आज तक मालिक ने भी मुझसे नहीं पूछा था। मैं बोला, मालकिन, मैं 10वीं पास हूँ। तब मालकिन बोली, राकेश, तुम्हारे मालिक मरने से पहले अजीब सी बातें कर रहे थे। वह कह रहे थे कि मुझे अगर कुछ हो गया तो तुम राकेश पर भरोसा कर लेना। एक अच्छा लड़का और शरीफ लड़का है। उसकी पढ़ाई लिखाई कम है, मगर ऑफिस के मामले में तुम इससे मदद ले लेना।
तुम्हें परेशानी नहीं होने देगा। राकेश, सच कहूँ तो मुझे इस बिजनेस वगैरह की समझ बूझ नहीं है। तुम बताओ कैसे ये सब संभालूंगी। मेरे तो कोई आगे पीछे भी नहीं है। अब तुम ही अपने मालिक की वसीयत पर अमल करना होगा और मेरी मदद करना होगी। मैं बोला, मालकिन, मैं गांव का रहने वाला हूँ। मैं पढ़ा लिखा भी कम हूँ और बिजनेस वगैरह के मामले में भी जीरो बटा हूँ। मैं आपकी मदद कैसे करूँगा। मालकिन बोली, देखो राकेश, तुम्हारे मालिक की वसीयत है। तुम्हारा काम बस इतना होगा कि तुम अपने मालिक की कुर्सी पर बैठ जाया करोगे, हर काम पर नज़र रखोगे। बाकी के बिजनेस के मामले में तो मैनेजर ही देख लेगा। मैंने अभी अपने पति की अस्थियों को नहीं बहाया है और उनकी 13वीं होने के बाद ही मैं कोई काम देखूंगी। मुझे आगे क्या करना है और फिर तुम सोच भी नहीं सकते। मालिक की कुर्सी पर बैठने से ही तुम्हारी तनख्वाह लाखों रुपए में हो जाएगी। मैं तो मालकिन की बात सुनकर ही दंग रह गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी लॉटरी लग गई है। मेरी बेटी कोमल मेरे लिए बहुत खुशकिस्मत साबित हुई थी। अब मालकिन मुझसे इस तरह उम्मीद लगा रही थी तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाया था। वह मेरे साथ ऑफिस गई थी और उन्होंने सबको समझा दिया था कि आज से राकेश इस ऑफिस का बॉस है। तुम सब पर ये नोटिस जारी है कि इसकी हर बात मानो। मालकिन की बात सुनकर सारे वर्कर मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे और फिर खड़े खड़े ही मेरी हैसियत बदल गई थी। मैं उस एक मामूली सा ड्राइवर एक बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक बन गया था। मैंने माना कि मैं वहाँ सिर्फ उनकी देखभाल के लिए था, मगर फिर भी सारे वर्कर मेरे सामने झुकते चले जा रहे थे। अब मैं हर रोज़ ऑफिस आने लगा था। मेरे लिए गए फैसले पर ही सारे वर्कर काम किया करते थे। सब मेरे आगे पीछे डरते थे। हर वर्करों का काम मेरे सामने लाया जाता था। किसी को छुट्टी चाहिए होती थी तो मुझे आकर अपील करते थे। ये ज़िंदगी बहुत हसीन थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे दिन इस तरह से बदल जाएंगे। मैंने जल्दी अपनी तरक्की के बारे में अपनी पत्नी को बताया तो वह खुशी से फूले नहीं समा रही थी। वह बहुत खुश थी और मुझसे जिद करने लगी थी कि अब तो आपकी तनख्वाह भी ज़्यादा हो गई है, मुझे अपने पास शहर बुला लो। मैं बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बहुत जल्दी तुम्हें अपने पास बुला लूँगा। मगर मैं अभी एक बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। मेरी ये परेशानी ख़त्म हो जाएगा, मैं तुम्हें यहाँ बुलवा लूँगा। मेरी पत्नी बोली, राकेश, ऐसी भी क्या बात है, आपने तो मुझे फिक्र में डाल दिया। मैं बोला, घबराने की ज़रूरत नहीं है, यूँ ही ऑफिस का काम है, एक बार हल हो जाएगा, तुम्हें बता दूँगा। मैंने पूनम को तो झूठ बोलकर दिया था मगर खुद को तसल्ली देने में नाकाम रहा था। मेरी सबसे बड़ी समस्या मेरा सपना था। मुझे हर रात सपने में मालिक नज़र आता था। वह मुझे कहता था कि मेरे कमरे में जाओ, मगर मैं कैसे जा सकता था भला। ये तो बहुत गिरी हुई बात थी कि मैं अपनी विधवा मालकिन के कमरे में आधी रात को छापा मारने चला जाता। फिर मुझे इस बात का भी डर था कि कहीं मालकिन मुझसे गुस्सा ना हो, मुझसे मेरी हैसियत ही ना छीन ले। इस तरह तो मेरी लाखों की तनख्वाह भी खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए मैं हर रात अपने इस सपने को रोंदता रहा। मुझे मालकिन का ऑफिस ज्वाइन किए हुए पूरा 1 महीना हो गया था और अब तो मेरी तनख्वाह भी मेरे हाथ आ गई थी। मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा था। एक दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ था कि मालकिन का फ़ोन गया था। वह कहने लगी, राकेश, जल्दी से घर आ जाओ, मैंने तुम्हें एक चीज़ दिखानी है। मैं परेशान हो गया कि आखिर ऐसी भी क्या बात है जो मालकिन मुझे इतनी इमरजेंसी में घर बुलवा रही हैं। जल्दी से उठा और गाड़ी में जाकर बैठ गया था। घर पहुंचा तो मालकिन आंगन में बैठी हुई थी और वह फूट फूट कर रो रही थी। मेरी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। मैं बोला, मालकिन, क्या हो गया, आप इस तरह क्यों रो रही हो। मालकिन ने मेरे सामने एक कागज़ रख दिया था। वह कहने लगी, आज मैं अपने कमरे की बारीकी से सफाई करवा रही थी तो मुझे वहाँ से ये खत मिला है। ये तुम्हारे नाम ही है, राकेश, मेरे पति ने लिखा था। मैंने थर थर कांपते हुए हाथों से वह खत पकड़ लिया था। वह कहने लगी, राकेश, इस खत को पढ़ो और मुझे भी बताओ, मेरा पति तुमसे ऐसा भी क्या कहना चाहता था जो उसने खत का सहारा लिया। मैंने जल्दी से खत के ऊपर से टेप उतार दी थी। मैंने खत पढ़ा तो दंग रह गया था। इसमें मालिक ने लिखा था कि राकेश, मैं जानता हूँ कि तुम एक शादीशुदा आदमी हो और तुम्हारे यहाँ बहुत जल्दी बच्चा होने वाला है, मगर मैं फिर भी तुमसे एक
फरियाद करना चाहता हूँ। राकेश, तुम अच्छे इंसान हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत छानबीन करवाई तो तुमसे किसी तरह का कोई बुराई नहीं निकला। राकेश, तुम्हें पता नहीं है, मुझे डॉक्टर ने बताया है कि मुझे एक बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी है। मैं बहुत जल्द ही इस दुनिया से चला जाऊंगा। मेरी पत्नी मेरे पीछे इस दुनिया में अकेली रह जाएगी और मेरी पत्नी के इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है। ऐसे में मेरी तुमसे एक फरियाद है कि तुम मेरी पत्नी को अकेला मत छोड़ना। तुम उससे शादी कर लेना, तुम उसका सहारा बन जाओ। मैं उसके तरफ से किसी और आदमी पर भरोसा नहीं कर सकता। वह बहुत मासूम है, लोगों के हाथों से बहुत जल्दी धोखे खा लेती है। भगवान तुम पर अपनी कृपा बनाए रखे। मैं ये खत पढ़कर दंग रह गया था। समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मालकिन मेरे तरफ इंतजार की निगाहों से देख रही थी। वह बोली, राकेश, क्या लिखा है खत में? मुझे बताओ, मैं बहुत बेचैन हूँ। अब अगर मैं मालकिन को अपने मुंह से ये सब कहता तो शायद वह मुझ पर विश्वास नहीं करती। इसलिए मैं ये खत उनकी तरफ बढ़ा दिया था और वहाँ से चला गया था। बाहर आया, मैं सोचने लगा था कि शायद मालिक मुझसे यही सब कहना चाहते हैं। शायद वह मेरे सपने में भी इसीलिए आया करते थे। अब बात तो ये थी ना कि क्या मुझे अपने मालिक की वसीयत को मानना चाहिए या नहीं। मैं अपनी पत्नी को कैसे धोखे दे सकता था, लेकिन अगर मैं यही शादी कर लेता तो मेरी पत्नी और बेटी की ज़िंदगी बन जाती। मैंने सोचा कि मैं देखता हूँ मालकिन इस खत के बारे में क्या कहती हैं। मुझसे उनके जवाब को सुनकर ही कोई फैसला करूँगा। रात हुई तो नौकरानी मेरे पास आई और बोली, मालकिन ने बुलाया है। मैं आंगन में आया तो मालकिन वहीं पर बैठी हुई थी। वह कहने लगी, राकेश, तुमने अपने मालिक की वसीयत के बारे में क्या सोचा है? फिर मैं नज़रें झुकाकर खड़ा था। मैं बोला, मालकिन, मैं आपके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकता। तब मालकिन बोली, राकेश, मैं भी अपनी ज़िंदगी में किसी दूसरे आदमी को अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकती। मैंने अपने पति से बहुत टूटकर मोहब्बत की थी, मगर अब मैं मजबूर हूँ। तुम बताओ मैं क्या करूँ? मैं मरते मर जाऊंगी, मगर अपने पति की वसीयत पर हर हाल में पूरा करूंगी। मैं इस रिश्ते पर राजी हूँ। तुम मुझे बताओ, राजी हो या नहीं? मैं मालिक की तरफ देखने लगा था। आज उसने अपना चेहरा मुझसे नहीं छुपाया हुआ था। वह बहुत ही हसीन औरत थी, उम्र में भी मेरे जितनी होगी। मैं बोला, मालकिन, सोच कर बताऊँगा। मैं इतना कहकर अपने कमरे में वापस आ गया था। मालिक का खत मुझे मिल चुका था। आज सारा सच मेरे सामने था। वह मेरे सपने में नहीं आएगा, मगर ये मेरी बिल्कुल ख्याली बातें थी। रात को पिछले पहर फिर से मालिक मेरे सपने में आया और कहने लगा, जल्दी से मेरे कमरे में जाओ। मैं जल्दी से अपने नींद से जाग बैठा। सोचा कि अब खत मुझे मिल गया है, अब कमरे में जाने की क्या तुक बनती है। मैं इसी ख्याल का जवाब पाने के लिए हिम्मत कर बैठा था। मैं अचानक उठा और मालकिन के कमरे में बिना नॉक किए घुस गया था। सामने का मंजर देखकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि वहाँ तो मालकिन की नज़र मुझ पर पड़ी तो वह थर थर काँपने लगी थी। जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और भागती हुई मेरे पास आई और मेरा हाथ थाम कर बोली, राकेश, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। इस राज को राज ही रहने दो। हम दोनों शादी कर लेंगे। सारी जायदाद मैं तुम्हारे नाम लगा दूंगी। हम ऐश भरी ज़िंदगी गुजारेंगे। तुमने बस आज जो यहाँ देखा है, समझो कभी नहीं देखा था। तुम नज़रअंदाज करो, आंखें फिर फेर लो। मैं बोला, मालकिन, ये सब क्या है? मुझे सब कुछ सच सच जानना है। मालकिन बहुत डरी हुई थी। वह बोली, राकेश, मैं करोड़पति बाप की इकलौती औलाद थी। उन्होंने मेरी शादी अपने ऑफिस के एक वर्कर से कर दी थी। ये सारा रुपया पैसा तुम्हारे मालिक का नहीं बल्कि मेरा है। मुझे भी इस इंसान से मोहब्बत हो गई थी, इसलिए शादी कर ली। मैं और राजीव एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। राजीव हर तरह से एक अच्छा पति साबित हुआ था। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, मगर फिर राजीव ने तुम्हें अपनी ड्राइवर की नौकरी पर रख लिया। तुम्हें देखा तो तुम्हें पसंद करने लगी थी, मगर मैं हर बार अपना सर झटक दिया करती थी, अपने ख्याल को रद्द कर देती थी। मैंने बहुत साल खुद पर काबू किया था, मगर अब ज़्यादा तुमसे दूर नहीं रह सकती थी। इसलिए मैंने राजीव को रास्ते से हटाने का फैसला किया, मगर उसने न जाने इस सब के बारे में कैसे पता कर लिया। वह तुमसे बात करना चाहता था और तुम्हें नौकरी से निकाल देना चाहता था। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे जाने के बाद राजीव के खाने में ऐसी दवा मिलाना शुरू कर दी जिससे उसका जिस्म बेजान होकर रह गया था।
तुम जानते हो कि पैसा से इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है। मैंने कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे देकर अपने साथ मिला लिया था और राजीव की मौत का ढोंग रचाया था। इस वक्त राजीव को मैंने दवाइयों के जरिए बेहोश कर रखा था। सबने उसकी लाश को देखी थी, मगर मैंने राजीव को जलाने नहीं दिया था, क्योंकि ऐन मौके पर मुझे मालूम हुआ था कि मेरी सारी जायदाद राजीव के नाम है। उसने अपनी वसीयत में लिखा है कि उसके मरने की सूरत में ये सारी जायदाद अनाथों को दिया जाए। मैं ऐसा कभी होने नहीं देना चाहती थी। मुझे अपनी दौलत भी चाहिए थी। मैं मालकिन की बातें सुनकर बिल्कुल हैरान रह गया था। सामने मालिक को देखकर मैं बहुत परेशान भी हो गया। मालकिन ने मालिक से कहा कि मेरी जायदाद वापस करो, मेरे नाम कर दो और फिर मैं खुद ही वसीयत बदल दूंगी, मगर ये मानती ही नहीं। तुम मुझे बताओ, रात के उस पर मेरे कमरे में क्या लेने आए थे? मैं बोला, मालकिन, मैं जब से यहाँ वापस आया हूँ हर रात मालिक मेरे सपने में आता है और मुझे कहते हैं मेरे कमरे में आ जाओ। आज इसलिए यहाँ आ गया हूँ। मालकिन बोली, तुम्हारा क्या फैसला है? मैं बोला, मालिक को आप मुझे सौंप दे, फिर मैं आपसे शादी कर लूँगा। मैंने सोचा था कि एक ऐसा आदमी जिसकी मदद खुद भगवान करना चाहता है, जिसके बारे में मुझे हर रात सपने में इशारा किया जाता है, तो मैं उसको यूं ही तड़पता नहीं छोड़ सकता। मालकिन ने मालिक को मेरे हवाले कर दिया था। मैंने मालिक को अपने पास रखा और कुछ ही दिनों में अच्छा भला हो गया था। वह सारी कार्रवाई से पहले ही बिल्कुल सेहतमंद हो गया था। मेरा बहुत धन्यवाद किया कि मैंने उसकी जान बचा ली थी। मैं वापस अपने गांव आने लगा था तो मालिक ने मुझे इनाम के तौर पर 10 लाख रुपए दिए, जो मैंने लेने से मना कर दिया था, मगर उन्होंने जब ज़बरदस्ती की तो मुझे लेना ही पड़ा। मालिक ने सारी अपनी जायदाद मालकिन के नाम कर दी थी और उसे डिवोर्स देकर उनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए बाहर चला गया था। अब मालकिन अकेले ही रहती है। ऐसी औरत को गैर आदमी के खातिर अपने पति के साथ ये सब कर सकती है, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। मैं आज भी परेशान होकर ये बातें सोचता हूँ। न जाने मालिक की ऐसी कौन सी अच्छाइयाँ थीं उसके काम आ गई थी, जो भगवान ने उसकी मदद की थी। फिर मैं सोचता हूँ कि मरने वाले से अच्छा बचाने वाले की जात बड़ी है। भगवान यूं ही लोगों को अपनी जात के करिश्मे दिखाता है, ताकि इंसान समझ जाए कि भगवान हमारे बहुत ही ज़्यादा करीब है। तो कैसी लगी कहानी दोस्तों, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।